नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तीखे बार सियासी तकरार। जी हां, प्रदेश की राजनीति में जमकर बयानों के बाण चल रहे हैं, जिसे सियासी माहौल भी गर्मा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। अंग्रेजों से लेकर रावण तक के उदाहरणों का जिक्र कर सीएम ने कांग्रेस की विचारधारा, उसके इतिहास और उसके नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ सेना कार्रवाई करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता उन पर आंसू बहाते हैं। उन्होंने तंज कसा कि अंग्रेज चले गए और कांग्रेस को छोड़ गए, लेकिन इन आरोपों पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। उसने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों को देश से भगाने में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका रही। कुल मिलाकर इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तीखा प्रहार। अंग्रेज और रावण की एंट्री पर तकरार। प्रदेश की सियासत में अब अंग्रेज और रावण की एंट्री हो गई है। दरअसल बिहार चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद बीजेपी के हमले उस पर तीखे हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी और दिग्विजय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नक्सलियों को हमारी सेना मारती है और वो उनके लिए आंसू बहाते हैं। सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मुख्यमंत्री ने कोलार में बने स्टेडियम को लेकर कहा कि यहाँ पर कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। सीएम ने तो कई और भी आरोप कांग्रेस पर लगाए। बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी। 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो। और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी ऐसी। यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखे वार किए तो कांग्रेस भी तिलमिला उठी और पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों को तो कांग्रेस ने भगाया था, ये लोग तो उनके साथ थे। तो जवाहरलाल नेहरू को लेकर की गई टिप्पणी पर भी कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। अंग्रेजों को ही तो कांग्रेस ने भगाया है इस देश से। इनने भगाया है क्या? इनके पूर्वज तो मिले हुए थे अंग्रेजों से। वो तो कहते हैं कि नेहरू जी थे, ये थे, इस तरह के आरोप लगते हैं कांग्रेस। जब नेहरू जी जेल में थे तब इनका जन्म नहीं हुआ था आजादी की लड़ाई में। ये क्या जाने कि नेहरू जी की क्या भूमिका रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तीखे हमलों से प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। जहां अंग्रेजों से लेकर रावण तक के उदाहरण के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया, तो कांग्रेस भी तुरंत पलटवार करने उतर आई। दोनों दलों की बयानबाजी से ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने वाला है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर देश विरोधी रुख और ऐतिहासिक भूलों का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस खुद को स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत बताते हुए बीजेपी के बयानों को अहम मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप की इस जंग ने प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, सीएम ने जिस अंदाज में कांग्रेस को घेरा, क्या उसके पीछे कोई रणनीति है? दूसरा सवाल, क्यों बार बार बीजेपी इतिहास के सहारे कांग्रेस को घेरने लगती है? तीसरा सवाल,
अंग्रेजों को भगाने का श्रेय लेकर क्या कांग्रेस पुरानी गलतियों को छुपा रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। व्यास जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। देश आज़ाद हो गया, बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतिहास के पन्ने बार बार पलटकर क्या साबित करना चाहते हैं बीजेपी और बीजेपी के नेता? ब्रजेश जी, देखिए, मुख्य रूप से जो व्यक्ति अपना इतिहास भुला देता है वो उस एक और गलती करने के मुहाने पे खड़ा करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इतिहास की जानकारी होते हुए वर्तमान को कैसे प्रबुद्ध किया जा सकता है और भविष्य की कैसे योजनाएं बनाई जा सकती, जो गलतियां हमारे इतिहास में हम कर चुके हैं उसको कभी ना दोहराया जाए। इसीलिए इतिहास लिखा भी जाता है, लेकिन जो लोग मार्क्सवादियों का, जो लोग जो है कम्युनिस्टों का जिस तरह से इतिहास लिखा गया था, महिमा मंडन करा गया था, उसको देखते सुनते पढ़ते हैं, उनको वास्तविक इतिहास थोड़ी पता पड़ेगा। अभी मुकेश नायक जी कह रहे थे कि नेहरू जी के समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो क्या मुकेश नायक जी की 200 वर्ष के 150 वर्ष के वो नेहरू जी के समय जो आंदोलन में शामिल थे? जिस तरह का उद्बोधन उन्होंने दिया तो प्रश्न तो उनसे भी होना चाहिए, आपकी उम्र क्या रही होगी। दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने तो सिर्फ रंग भेद किया था प्राथमिकी तौर पर, यहाँ तो कर्म भेद हो रहा है। अगर देश की आर्मी सजगता के साथ मार रही है आतंकवादियों को तो उनसे प्रश्न किया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगे जा रहे हैं, पेड़ गिरे थी, बिजलियां गिरी थी जो है, और उन्हीं बयानों को पाकिस्तान अपने डोजियर में ले रहा है। आज अगर जिस तरह से हिडमा को मारा गया उसका समर्थन आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब कर रहे हैं, और उसका प्रभाव ये होता है ब्रजेश जी के अगले दिन इंडिया गेट पे इस तरह के कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग एकत्र हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बल देने, जब इस तरह का बल दिया जाता है तब वे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिन लोगों ने बल दिया था, और उसके बाद जो है सतत नारों का दौर चलना। तो इसीलिए कहा गया है इतिहास में की हुई भूल को वर्तमान में ना प्रदर्शित करते हुए भविष्य की नींव सुदृढ़ कैसे हो, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मजरूर सुल्तानपुरी, ये कई सारे नाम थे जिन्होंने जब विरोध किया तो 2-2 साल के लिए जो है जेल भेज दिया। तो उस तरह की हिटलरशाही सरकार चलाने वाले लोग आज जब उनको आईना दिखाया जाएगा, प्रथम 5 अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के जो अंग्रेज परिवार से थे, उसके बाद में आप क्या अपेक्षा रखोगे? 1946 उसके बाद में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वोट चोरी की बात करने वाले सबसे पहले वोट चोरी आपने करी। नेहरू जी सबसे पहले चोरी करके अध्यक्ष बने थे, उसके बाद में बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए वोट चोरी हुई। तो एक लंबा इतिहास रहा है जिसको जानने की आवश्यकता है। जो आज सफेद वस्त्र पहनकर जो है अपने आप को पाक और साफ दिखाने की चेष्टा करते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ आजादी हमने दिलाई थी, तो बताइए मंगल पांडे जिसने आजादी की सबसे पहली गोली चलाई थी वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाला लाजपत राय जिसने अंग्रेजों के जो है लट काए थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सेना बनाई थी वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, ऐसे कई सारे नाम है जो आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हम कांग्रेस के मुंह से कभी किसी का नाम नहीं सुनेंगे। यही सुना जाएगा तो वो थे तो सब कांग्रेस में ही ना, कांग्रेस एक संगठन था, इसलिए वो कहते हैं कांग्रेस ने दिलाई है, वो किसी व्यक्ति का थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि नेहरू जी ने दिलाई है। ब्रजेश जी, यही तो बात है, कांग्रेस की आड़ में सिर्फ नेहरू जी, गांधी जी, मैं मानता हूं कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, नेहरू जी ने उसमें सहभागिता, पर मुझे एक आंदोलन बता दीजिए जिसको नेहरू जी ने अपने बलबूते पे लीड करा हो। एक भी ऐसा आंदोलन जिसको सिर्फ नेहरू जी और जैन सिलेक्टेड वर्ड्स में उसका उल्लेख हो, एक आंदोलन ऐसा बता दीजिए। एक परिवार से आजादी नहीं मिली है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना शायद सही हो तो एलन ऑक्टेवियन होम, और उसके बाद के 5 अध्यक्ष। और आजादी के बाद तक आप देखेंगे राजेश जी की 1954 में एयरफोर्स चीफ वो भी अंग्रेज थे, 1957 में नेवी चीफ ब्रिटिशर्स के, उनको रोका गया, यहाँ पर रोक कर जो है कमान दी गई। और उसके बाद में आपने देखा किस तरह से चाइना का युद्ध और किस तरह की गतिविधियां उसके बाद सतत हुई। इस तरह से कश्मीर मुद्दे को जो है यूएन में लेकर जाना, उसको अलग तरह से प्रदर्शित करना। तो मुझे लगता है जो इतिहास में भूल की गई है उसका वर्तमान में कहीं भी वर्तमान उससे अछूता नहीं है, क्योंकि आज उन निर्णयों के कारण भारत को बहुत सारी आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए भविष्य में की भूत में की हुई गलतियों को कभी भी दोहराया ना जा सके, इसीलिए भूत का वर्णन बार बार होता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, इसलिए भूत का वर्णन बार बार होता है क्योंकि गलतियों से सबक लेना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप सवाल खड़े करते हैं, यदि नक्सली मारा जाता है तो आप उसके फेवर में बयान देते हैं, आंसू बहाते हैं, और फिर सब इन चीज़ों से छिपने के लिए कहने लगते हैं कि हमने देश की आज़ादी दिलाई है, अंग्रेजों से लड़े।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री मोहन यादव, लगता है सबके सब अल्प बुद्धि है। ना तो इन्होंने इतिहास पढ़ा है और ना इन्हें इतिहास के बारे में जानकारी है। इन्हें केवल एक झूठा नैरेटिव बनाना और भाषणों में कुछ भी बोल देना है। इनके पूर्वजों ने तो आजादी से लेकर आज तक ना तो अपने इस देश के लिए अपने नाखून तक की कुर्बानी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी का तो एक इतिहास है कुर्बानियों का। आप देखिए सुकमा में किस प्रकार से नक्सली हमले में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वीरगति को प्राप्त हुए। रमन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में तमाम शहादतें दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज जिस देश में नवरत्नों की स्थापना किसने की? नेहरू जी ने की। ये नेहरू जी की बात करते हैं, उनके पैरों की धूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनके पास एक महापुरुष नहीं है आरएसएस से लेकर बीजेपी में जिसका ये नाम गिना सके। ले दे के कांग्रेस के महापुरुषों की बात करते हैं। संघ के लोगों ने आरएसएस की मुखबरी की और 62-60 रुपए पेंशन लेने का पाप किया इन लोगों ने। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के हत्यारे नाथूराम गोडसे का ये महिमा मंडन करते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता के लोग बार बार इतिहास में जाकर बात करते हैं। आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री है। ब्रिजेश जी, मैं ग्वालियर से आता हूं। ग्वालियर में सराफा बाजार में दिन दहाड़े गुंडे आते हैं, गोलियां चलाते हैं। भोपाल में सरेआम एक रेस्टोरेंट को उजाड़ दिया जाता है, सरेआम लोगों को पीटा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ क्राइम कंट्रोल में नहीं है, अराजकता का वातावरण है। और मोहन यादव लगे इतिहास की बातें करें। इनके बाप दादाओं ने, इनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया नहीं और आज भाषण पेल रहे हैं। अरे तुम्हारे किसी व्यक्ति ने इस देश के लिए नाखून कुर्बान नहीं किया, तुम क्या जानो आजादी का मर्म और आजादी का दर्द? जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिनकी तो जिन लोगों ने, वो कह तो रहे हैं कांग्रेस में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कर लिया? वो भी नहीं थे उस समय। और जो आप एक मिनट अब मेरी सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं, आपने कानून व्यवस्था का सवाल उठा। धर्मेंद्र जी, सवाल तो काउंटर सवाल तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की स्थिति बदहाल है, उस पर बात न करते हुए 100 साल पुरानी बात करने लगे। अब एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने इतने सारे नेताओं को खो दिया, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मारा, फिर उस नक्सली के फेवर में क्यों खड़े हो रहे हैं आपके नेता? कोई फेवर में खड़ा नहीं हुआ। ये आप लोग झूठा नैरेटिव बनाने का काम ना करें। झूठा नैरेटिव कौन बना रहा है? ब्रिजेश जी, भैया ट्वीट आपके नेता का, दो नेता का। आप मुझे बताइए, आपको कसम है, जिसको भी आप मानते हो, क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर में किसी, हम तो दिग्विजय सिंह जी को मानते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में किसी प्रकार का सबूत मांगा? आतंकवादियों की बहन एक बहादुर बेटी को, ऑपरेशन सिंदूर में ये नहीं कहा कि ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन किसने बताया? इन्हीं के भाजपा के मंत्री ने। क्या ये बेशर्म लोग उसका इस्तीफा ले पाए क्या? अच्छा, ट्रंप ने इतनी बार पलटी मारी, आप ट्रंप की बात को सच मानते हो? देश का नेता बोले, देश की सेना के प्रमुख बोले, उन पर आपको भरोसा नहीं है, ट्रंप पर भरोसा है आपको? आप ईमानदारी दिखाइए। अरे नहीं, ईमानदारी दिखा रहा हूं ना मैं। अपने लोगों पर भरोसा किया जाता है कि दूसरों पर भरोसा किया जाता है? प्रधानमंत्री ने, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी सीना ठोक कर ये क्यों नहीं कहा कि ट्रंप तू झूठा है? इतना बोलने में क्या जा रहा है भाई? बोल सकते हैं ना। अटल जी जैसा बनिए ना। अटल जी ने तो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो आपको बोलने में डर क्यों लग रहा है? जो संसद में बोल दिया, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, इतना महत्व देने की जरूरत क्यों? जितना आप ट्रंप को महत्व दे रहे हो, संसद में बोला ना कि हम किसी के सामने नहीं झुके। देखिए, ये उद्योग, ये मोदी जी के मित्र अडानी को बचाने के लिए देश की साख को दांव पर लगा सकते हैं। जिनके पूर्वजों का मैंने बताया ना इतिहास ही दागदार है। 60 रुपए पेंशन जिन्होंने अंग्रेजों से ली हो, वो आजादी के आंदोलन की बात करते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं, इनको ये जानकारी नहीं। श्यामा प्रसाद धर्मेंद्र जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, उस मुस्लिम लीग के बारे में ये बात करते हैं। इनको कुछ पढ़ा लिखा है नहीं। इन्होंने सरदार पटेल की वो किताब इतना तो पढ़ा होगा ना आपने, जिसमें आजादी के दौरान जो जेल में गए थे और गेस्ट हाउस में कौन रुकता था, जेल में कौन जाता, काला पानी की सजा किसने ली, गेस्ट हाउस में सजा किसने काटी, ये तो पता होगा। देशद्रोही संगठन कहकर सरदार पटेल ने बैन लगाया और सरदार पटेल ने अपनी किताब में लिखा। भैया आप एक पक्ष देखते हो ना, यही तो धर्मेंद्र जी, एक पक्ष देखते हो और नेहरू जी उनको परेड में शामिल करते हैं। कैसे कर लिया आपने देशद्रोही संगठन को शामिल? आपके साथ वही है, रटा आधा हिस्सा अपना सुनाते हो बस। देखो क्या है, आपके नेताओं में विरोधाभास है ना। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। ये अनपढ़ों की टोली केवल आती है और अपनी भाषणबाजी करती है और पुराने मुद्दों पर चली जाती है। आज मध्य प्रदेश में 22 साल से इनकी सरकार है। सरेआम गुंडे गोलियां चला रहे हैं, माताएं बहनों की इज्जत खतरे में,
व्यापारियों के धंधे चौपट हो रहे हैं, रोजगार है नहीं युवाओं के लिए, बेरोजगार सड़कों पर ठीक है, छोटा जवाब दीजिए व्यास जी। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, ध्यान न देते हुए इधर उधर की बात। छोटा जवाब दीजिए व्यास जी। देखिए, बेशर्मी किसको कहते हैं ब्रजेश जी? की अंग्रेजों की लाशें देखकर रोना, सॉरी आतंकवादियों की लाशें देखकर रोना। सलमान खुर्शीद ने, अरे आतंकवादियों से लड़ने वाली हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल चोपिया को तुम्हारा मंत्री आतंकवादियों की बहन कहता है। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम तुम्हारा एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या कहता है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में। धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं, आपने जो आरोप लगाया जवाब ले लीजिए ना। अब आप आरोप लगाने के बाद फिर सीधे सीधे बोलने लगोगे बीच में। हमारी सेना को धर्मेंद्र जी तुमने नतमस्तक बताने का पाप किया, पापी देशद्रोही लोग हो तुम। अरे पापियों सुधर जाओ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, पाप करना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। वो तो आपको रावण कह रहे हैं, रावण जलता था, अब कांग्रेस की बुद्धि जलेगी। तलाकशुदा बोला था मोहन यादव ने, इसी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माता सीता को तलाकशुदा बोला था, तो रावण का पुजारी तो ये मोहन यादव है। इसे इस्तीफा मांगने की हिम्मत दिखा पाएंगे प्रेम यादव? इसी मोहन यादव ने बोला था कि माता सीता तलाकशुदा है। बताइए, बोला था नहीं बोला था? धर्मेंद्र जी नहीं बोला था। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, ठीक है। लेकिन प्रभु जी, सीएम ने लंबे अरसे के बाद एक के बाद ये तीखे वार किए हैं कांग्रेस पर, क्या कोई रणनीति है क्या? क्योंकि अभी एक दिन पहले ही उन्होंने नक्सली के मारे जाने पर हमला किया था, लेकिन अब नेहरू से लेकर रावण से लेकर तमाम तरह की उपमाएं दी हैं, क्यों? ब्रजेश जी, वो मौका ऐसा था, वो जिस कार्यक्रम में गए थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान था, क्या था, वो सारी चीज़ें बताई। उसी चक्कर में हमने जो है 370 का जिक्र किया, जिसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था। और सब ये बिल्कुल हकीकत बात है कि 370 का मुद्दा यदि देश में जिंदा है तो उसकी मुख्य वजह थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यदि उसको लेकर वो कश्मीर तक नहीं जाते, वहाँ उनकी मृत्यु नहीं होती, संदेह जिन परिस्थितियों में भी हुई, उसके बाद वो मुद्दा बना, बीजेपी ने अपने एजेंडे में लिया और आज परिणति देखिए, 370 जैसा दाग, निश्चित तौर पर वो दाग था देश के संविधान पे, वो हट गया। तो ये जो है, तो वो वहाँ पर उस कार्यक्रम में वो सारी चीज़ें बता रहे थे, तो स्वाभाविक वहाँ रावण भी जलता है, तो उन्होंने वो भी जिक्र कर दिया वहाँ पर कि रावण के, कांग्रेस के विचारों का रावण जलेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस तरीके की बयान देते हैं, अभी सुन लीजिए इनके बात, ये प्रवक्ता है, ये पापियों वापियों जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि यह बीजेपी पापी है धर्मेंद्र जी, तो इस देश की जनता उनको बार बार चुनाव क्यों जिता रही है? अभी जिताया बिहार में, क्यों जिता रही है? आपकी पार्टी को क्यों नीचे ले जा रही है? फिर आप सोचिए ना, जनता की नजर में पुण्य क्या पाप किया? आ रहा हूं सर मैं, चुनाव आयोग को शर्मा जी, अरे वो चुनाव आयोग भी आपके कांग्रेस ने बनाया था ना, तो पाप अपने किए ना कांग्रेस ने। चुनाव आयोग को खत्म कर देते नेहरू जी, राजीव जी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, तो बनाया क्यों? आपको संस्थानों पे तो भरोसा नहीं है ना? आपको बनाने की जरूरत क्या थी? आपको नहीं पता था कि आगे चल के इसका दुरुपयोग होगा? आपको नहीं पता चला कांग्रेस को जब बनाया था कि आगे चल के? अच्छा, सिर्फ कांग्रेस के वोट चोरी हो रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी के हो रहे हैं, ना आरजेडी के हो रहे हैं, ना ममता बनर्जी के हो रहे हैं। ब्रजेश जी, हमने प्रेम जी को भी सुना है, धर्मेंद्र जी को भी सुना, ये किताबों के एक एक पन्ना पढ़ते हैं दोनों। धर्मेंद्र जी, आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बात तो हो जाने दीजिए। दोनों पार्टी के नेता किताब का एक एक पन्ना पढ़ते हैं, दूसरा पन्ना नहीं पढ़ते। जो उनके काम की चीजें हैं वो ले लेते हैं, दूसरी चीजें छोड़ देते हैं। स्वाभाविक तौर पर संघ का क्या योगदान था आजादी में? कोई योगदान नहीं था, गठन ही नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, संघ का गठन तो पहले हो गया था। आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था? कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस उस बात को लेती है, बीजेपी को अच्छी लगती है। बीजेपी जब कांग्रेस की गलतियां गिनाती है तो कांग्रेस वालों को जो है उससे जलन होती है। तो ये जो है, कोई भी दल सत्ता में होगा, जो भी सरकार में होगा, हर उससे कहीं ना कहीं गलतियां होती है, चूक होगी। स्वाभाविक तौर पर दूसरा उसको गिनाकर वोट मांगने जाता है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक पद्धति ऐसी है कि आपको जनता के पास जाना है वोट मांगने के लिए, अपने को अच्छा बताना है तो सामने वाले को कमजोर दिखाना होगा। वो हर दल करता है, उसी के तहत ये दोनों दल के नेता अपनी बातें करते हैं, उसको लेकर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपकी दोनों ही दलों की बात करूंगा, आपका कोई नेता एक बयान देता है तो आप उससे पल्ला झटक लेते हैं पार्टी की, हमारा प्रवक्ता नहीं है वो उसका व्यक्तिगत विचार है, चाहे वो सेम पेतोरदा बोले चाहे विजय शाह बोले। लेकिन जब बात दूसरे की आएगी तो उसका बयान जो है, वो दिग्विजय सिंह का बयान पूरा कांग्रेस का बयान मान लिया जाएगा।
सैम पित्रोदा का बयान बीजेपी की नज़र में पूरा कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस की नज़र में विजय शाह का बयान पूरी बीजेपी का बयान है। तो ये जो सोच है केवल जनता तक अपनी बात पहुंचाने की, जनता समझदार है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, इन दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं से ज़्यादा समझदार है। वो सोच समझ के अपना निर्णय करती है और बार बार वो साबित करती है। हर साल देश में चुनाव होते हैं, जनता साबित कर रही हो किसकी तरफ है, किसके काम से प्रभावित हो रही, किसके काम से प्रभावित नहीं हो रही, जनता साबित करती है। अब किसी भी संदर्भ में किसी नेता ने, मुख्यमंत्री ने जो कहा वो वहां का संदर्भ में उनने बात कही, उस संदर्भ की बात को संदर्भ से हटाकर पेश करना, उसको लेकर इस तरीके की तो अपने अपने हिस्से की पन्ना पढ़कर आते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है धर्मेंद्र जी। और लगातार किसी संस्था पर सवाल उठाना, जनता उनको जिताती आ रही है ना, तो जनता भरोसा करती होगी उन पर, आप पर नहीं करती, तो आप में कमियां होंगी, आप संस्था पर कमियां बताते। देखिए ऐसा है, अगर जनता उन पर विश्वास करती है तो इन्हीं के लाल कृष्ण आडवाणी जी और उन्होंने जसवंत सिन्हा जी ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ईवीएम को बैन करने को लेकर। ये ईवीएम को बैन कर दें, फिर भी वो पार्टी जीत रही है। सुन तो लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, अगर इनको डेमोक्रेसी को अगर इनको मजबूत करना है तो आप विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए क्यों आते हैं भाई? हम चुनाव आयोग से सवाल देने, अरे चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए ना। अब दूसरा, मध्य प्रदेश में ऑर्डर में सरकार चारों तरफ अगर जनरल राज है, गुंडा राज चल रहा है, तो हम सवाल किससे करें? अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, अरे ग्वालियर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है शराब बाजार में। ग्वालियर में पहली बार चल रही क्या गोलियां? दिन दहाड़े, और सरकार का धर्मेंद्र जी पहली बार ग्वालियर में गोलियां चल रही हैं क्या? अरे गजब हो गया, पहली बार चल रही है क्या? चंबल में गोलियां ही चलती थी, वहाँ डकैती रहते थे, आज भी गोलियां चलती है वहाँ पे। ब्रजेश जी, आप तो अब गुंडों का भी समर्थन करने लगे। गुंडों का समर्थन नहीं कर रहा मैं तो आप ये कह रहा हूँ, आप गोलियां चल रही है उस पर कह रहा हूँ भाई, कि पहली बार चल रही है क्या? समर्थन में आते आते गुंडों के समर्थन तक आ गए। अभी मैंने किस गुंडे का समर्थन कर दिया बताइए? मैं कह रहा हूँ पहली, आपने कहा गोलियां चल रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार चल रही है क्या? गोलियां तो चलती है ग्वालियर में। पहले डकैत समस्या थी ग्वालियर चंबल में, तो अब भी डकैत बनना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो डकैत बन गए क्या वहां पे? बताइए कहाँ डकैती हो गई? अरे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। बताइए 2003 के पहले मंत्री के गर्दन 22 साल से आपकी सरकार है, कब तक शर्म करो? अरे बताइए ना, 22 साल की एक लंबा टर्म होता भैया। वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि गृह मंत्री का गला ही काट जाते थे नक्सली। अरे नैतिकता होनी चाहिए भैया, इतना बेशर्म मत करो। जिम्मेदारी लाओ, थोड़ी सी जिम्मेदारी लाइए, सरकार में हो, सरकार की तरह बात करिए। आज मध्य प्रदेश बदहाल है, मध्य प्रदेश में चारों तरफ जंगल राज फैला है। चलिए माफी चाहता हूं मैं आप दोनों से, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अपने हिस्से के पन्ना पढ़कर आते हैं, क्योंकि विपक्ष में एक दूसरे पर, अपने विरोधियों पर आरोप तो लगाना ही है, लेकिन कुछ काम तो ठीक होते हैं। यदि कोई नक्सली मारा गया है तो उसके समर्थन में बात नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, भरोसा देश पर करना चाहिए, देश की बात करना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर भी आप सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तरह से जीत रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, वो जानती है कौन सही है कौन गलत है, इसी आधार पर वो अपने नेताओं को चुनती है। तो कम से कम लोकतंत्र में उस पर तो भरोसा करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।